यस। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राय सांसों माता। फिर चलिए फिर से आपकी और अच्छे तरीके से करेंगे। नमस्कार। क्या क्या नौ दुर्गो और भी कुछ बोलते हैं यार। तो बोलते हैं। तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्राय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जब हम इस सेशन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये नवरात्रि का पहला दिन है और माँ अम्बे, माँ महाकाली आप सभी के मनोरथ पूरा करे और आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और दिन प्रतिदिन यानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी ईश्वर से हमारी कामना है। जैसा पिछले क्लासेस पे हमने देखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला जी से लेकर के और मोहन यादव तक हमने दो वीडियो बनाए, यानी दो पार्ट में, और अकेले शिवराज जी चौहान के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो तैयार किया। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल हो गए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए। अब हम आज की क्लास में जानने की कोशिश करते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा और मध्य प्रदेश में विधानसभा का विकास। तो जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि विधानसभा या विधायिका बोलें तो मध्य प्रदेश की विधायिका तो हम स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की विधायिका के बारे में, जिसे राज्य विधानमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट आए वहां आप नोट कर लीजिएगा कि किसी भी राज्य का विधानमंडल ओके सामान्यतः एक सदन और कुछ खास स्थितियों में कुछ खास राज्यों के लिए दो विधानमंडल यानी दो सदन और राज्यपाल से मिलकर के विधानमंडल का गठन होता है। तो राज्य विधान मंडल मंडल यानी स्टेट स्टेट लेजिस्लेचर कितने कंपोनेंट्स से, कितने घटकों से मिलकर बनता है। तो हमेशा ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर बनता है नॉर्मली, सामान्यतः नॉर्मली एक हाउस और कुछ विशेष स्थितियों में, कुछ स्पेशल कंडीशंस में क्या दो हाउस और प्लस गवर्नर। ओके, यानी सामान्य परिस्थितियों में एक सदन और गवर्नर और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दो सदन और गवर्नर यानी राज्यपाल से मिलकर के राज्य विधानमंडल का गठन होता है। ओके, जब एक हाउस होता है तो उसको यूनिकैमरल कहते हैं और जब दो सदन होता है तो उसको द्विसदनीय या बाइकैमरल बोलते हैं। ठीक, अगर हम मध्य प्रदेश के विधानसभा की बात करें तो मध्य प्रदेश की विधानसभा यूनिकैमरल है। ओके, मध्य प्रदेश की विधानसभा एक सदनीय विधानसभा है, लेकिन कुछ राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जो बाइकैमरल हैं, यानी जहां द्विसदनीय विधायिका है। तो जब दो सदन होते हैं, जब विधानसभा के दो सदन होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो उच्च सदन होता है उसे विधान परिषद और निम्न सदन होता है उसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर दूं, विधानमंडल के दो सदनों में जो उच्च सदन होता है उसे विधान परिषद कहते हैं और जो निम्न सदन होता है उसे विधानसभा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इज
द लोअर हाउस। लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। ऐसे ही इनके मेंबर्स के नाम होते हैं। ओके, तो जो लोअर हाउस के मेंबर्स होते हैं उन्हें एमएलए कहते हैं, एमएलए। ओके, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अपर हाउस के मेंबर्स को एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, तो अब आपकी जिज्ञासा होगी कि कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक, तो टोटल 6 स्टेट्स ऐसे हैं, कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल पाया जाता है। तो 6 प्रांत ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां द्विसदनीय विधायिका है, और उन 6 प्रांतों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अगर हम यहां का स्ट्रक्चर देखें तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा में टोटल 176 सीट्स हैं और विधान परिषद में 58 सीट्स हैं। बिहार में विधानसभा में 243 सीट्स हैं और विधान परिषद में 58 सीट्स हैं। कर्नाटका में विधानसभा में 225 सीट्स हैं और विधान परिषद में यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट्स हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में 289 सीट्स हैं और विधान परिषद में 78 सीट्स हैं। तेलंगाना की बात करें तो विधानसभा में 119 सीट्स हैं और विधान परिषद में 40 सीट्स हैं। इस तरह से देखा जाए तो सबसे छोटी विधान परिषद, अगर कहा जाए कि इन 6 राज्यों में से जिनमें विधान परिषद है, देखिए विधानसभा तो पूछेगा नहीं। ओके, जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है उनमें सबसे छोटी विधान परिषद कौन से स्टेट की है, तो आपको याद रखना होगा कि सबसे छोटी विधान परिषद जो है वो तेलंगाना की है और सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल 100 सदस्य और सबसे बड़ी विधानसभा भी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल 404 सीट्स हैं। बस यहां यह भी आपको ध्यान में रखना है कि 404 की जब हम बात कर रहे हैं, 404 की बात कर रहे हैं, तो 404 में एक नॉमिनेटेड मेंबर भी जो गवर्नर द्वारा एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता था वो भी इंक्लूड है। अब वो नहीं होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब एक माइनस कर दोगे तो 403 हो जाएगा। तेलंगाना की विधानसभा में 118 हो जाएगा, महाराष्ट्र की विधानसभा में 188 हो जाएगा, कर्नाटका की विधानसभा में 224 हो जाएगा, बिहार की विधानसभा में 242 हो जाएगा, आंध्र की विधानसभा में 175 मेंबर्स हो जाएंगे। क्योंकि एक जो सदस्य नॉमिनेट होता था गवर्नर द्वारा एंग्लो इंडियन, वो अब नहीं नॉमिनेट होता है। ओके, उसके नॉमिनेशन का प्रोविजन 2020 में यानी 2020 में खत्म कर दिया गया, संविधान में संशोधन करके, ये कह के कि भारत में अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं बचा है। ओके, तो एंग्लो इंडियन ही नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में बैठकर क्या करेगा। इज इट ओके? यहां तक तो बात समझ में आ गई कि कुल 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट में अपर और लोअर हाउस दोनों हैं। ठीक, 6 राज्यों में अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हैं। ठीक, अच्छा, टोटल विधानसभा वाले स्टेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल जैसा आप जानते हो कि हमारे भारत में 28 स्टेट्स हैं, कुल 28 राज्य हैं और इसके अलावा 28 राज्यों के अलावा 3 संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां विधानसभा है। ओके, तो 3 यूनियन टेरिटरीज हैविंग विधानसभा, तो 28 और 3 31 हो जाता है। तो टोटल 31 प्रांतों में विधानसभा है, जिसमें सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 403 है। ओके, जिसके कुल सदस्यों की संख्या है 403। ओके, अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसी भी प्रांत में विधान परिषद का गठन कैसे होता है।
किसी भी प्रांत में विधान परिषद का निर्माण कैसे किया जाता है? तो यहां ध्यान रखना आपको कि किसी भी प्रांत में विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत सरल और स्वाभाविक है, अत्यंत ही सिंपल है। सिंपल क्या है कि अगर जिस भी राज्य में विधान परिषद यानी अपर हाउस बनाना है, अपर हाउस का निर्माण करना है, ओके, उस राज्य के जो कुल सदस्य संख्या है विधानसभा की, उसके 2/3 सदस्य बहुमत से, यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत से अगर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, अगर एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो वो प्रस्ताव राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रेषित किया जाता है और राष्ट्रपति वह प्रस्ताव संसद में रखवाता है। और यदि संसद के दोनों सदनों से सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाए, ओके, तो ये इसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर करता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उस प्रांत में विधान परिषद का निर्माण कर लिया जाता है। यही प्रक्रिया, यही सेम प्रक्रिया, यही प्रक्रिया विधान परिषद के उत्साधन यानी विधान परिषद को खत्म करने की भी है। इसी प्रक्रिया द्वारा विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। हम अगर संवैधानिक प्राविधानों की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, तो विधानमंडल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 168 में, विधानसभा का उल्लेख है आर्टिकल 170 में और आर्टिकल 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया, यानी विधानमंडल 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170। 68, 69 और 70 ये 3 अनुच्छेदों में हमारे पूरे विधान मंडल का जो कंपोजिशन, उसकी संरचना बताई गई है। अब अगर किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो जब विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करना हो तो यहां ध्यान रखना है आपको कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के चुनाव की तरह नहीं होता है। ओके, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव द फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम से होता है। द फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम से होता है। इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग द्वारा एक विधानसभा क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है, विधानसभा क्षेत्र को रिकॉग्नाइज किया जाता है। फिर निर्वाचन आयोग उस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी लोग 18 वर्ष की उम्र से ऊपर के हो गए हैं उन सबको वोटर के रूप में, मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड करती है। इसके बाद फिर एक दिन चुनाव के यानी वोटिंग की डेट को डिक्लेयर किया जाता है। उस दिन ऐसे मतलब गांव के करीब में कहीं पोलिंग बूथ बना करके वोट डलवाया जाता है। इस निर्वाचन की प्रक्रिया में सभी पार्टियों के या बड़े बड़े पार्टियों के लोग और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। इसमें सभी मतदाताओं द्वारा जिसको सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है, कुल मतों का सबसे ज्यादा बहुमत जिस विजयी घोषित हो जाता है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम। इसके बजाय अगर हम विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। उसमें कई इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं, यानी विधान परिषद में कई निर्वाचक मंडल होते हैं। अब 1 बाय 1 करके देखेंगे। ओके, तो पहली बात तो यह है कि संविधान ने प्राविधान किया गया है, संविधान यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या उस राज्य में विधानसभा सीट का 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, समझ में आई बात? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको उदाहरण से समझते हैं। तो उदाहरण क्या है? उदाहरण यह है कि
सपोज कर लीजिए एक राज्य में विधानसभा सीट्स हैं, टोटल विधानसभा सीट्स हैं टोटल 300। तो आर्टिकल 169 क्या कहता है? आर्टिकल 169 कहता है कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 300 यानी जो टोटल विधानसभा सीट्स हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी इस राज्य में टोटल 100 अधिकतम 100 सदस्य ही विधान परिषद में बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ओके, इज इट ओके? हम इस चीज को मध्य प्रदेश के साथ जोड़कर देखते हैं, एमपी के साथ जोड़कर देखते हैं। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 230, 230, 230 का 1/3। ओके, तो 3 सते 21 और 3 छक 18। यानी अगर मध्य प्रदेश में कभी भी विधान परिषद बनती है तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 76 से अधिक नहीं हो सकती, 75-76 ही होगी। अब हम आते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो इसको हम कई कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ लेकर साथ में पैरेलल चलते हैं जिससे आपको समझना आसान हो जाए। हम सबसे पहले ये उदाहरण के तौर पर हम मान लेते हैं कि जिस विधान परिषद की हम बात कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर यानी उस विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है मान लीजिए 180, 180। ओके, हालांकि किसी विधान परिषद में इतने सदस्य नहीं है बट अपनी सुविधा के लिए हमने 180 मान लिया है, अपनी सुविधा के लिए हमने 180 मान लिया। इसको ध्यान में रखकर आप उदाहरण को समझना। तो पहला जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब क्या हो गया? निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल मतलब किसी परिषद के सदस्यों का चुनाव करने वाले लोग। तो पहला जो निर्वाचक मंडल है वो है विधान सभा मेंबर्स। ओके, आ रहा है समझ में? क्या? विधानसभा मेंबर्स यानी मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विधान परिषद के कुछ सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ओके, विधान परिषद के कुछ सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब आप पूछोगे कितने? तो मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ 1/3। ठीक, यानी विधान परिषद के किसी भी राज्य में जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद के 1/3 सदस्य 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय विधानसभा मेंबर्स। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब कोई भी इलेक्शन, जब कोई भी चुनाव हमारे प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, हमारे प्रतिनिधि मतलब एमएलए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे गणमान्य प्रतिनिधि हैं, विधायक। तो हमारे विधायक जब चुनेंगे तो वहां द फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम नहीं लगता, वहां सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन काम करता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो 1/3 सीट्स, 1/3 टोटल का 1/3। अब यहां एग्जाम्पल लिया हमने, एग्जाम्पल पर इसको रखकर देखते हैं। हमारी टोटल सीट्स हैं, अपने उदाहरण में हमने रखा है टोटल सीट्स 180। तो 180 का 1/3 क्या हो गया? 60, यानी 60 सीट। ओके, 60 सीटों पर चुनाव करेंगे हमारे विधायक, एमएलए। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 180 में से 60 सीट यही चुनेंगे। विधान परिषद के 60 सदस्यों का चुनाव इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। ओके, अब नंबर दूसरे इलेक्टोरल कॉलेज पर आते हैं। ठीक, दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो किसका है? वो है मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। ओके,
यानी जो स्थानीय निकाय हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज। हमारे पास दो तरह के लोकल बॉडी होते हैं। एक को कहते हैं यूएलबी यानी अर्बन लोकल बॉडी, और दूसरे को कहते हैं पीआरआई यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य। ओके, अर्बन लोकल बॉडीज में कौन होते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज में तीन तरह के बॉडीज हैं, तीन तरह के निकाय हैं। एक को नगर निगम कहा जाता है, दूसरी को नगर पालिका कहा जाता है, तीसरी को नगर परिषद या नगर पंचायत कहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम पीआरआईज की बात करें, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो इसमें होता है जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। क्या क्या? जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। एक बार फिर से अर्बन लोकल बॉडीज में चलते हैं, तो यहां मेयर होता है, निर्वाचित मेयर, और इसके बाद पार्षद, ये होते हैं नगर निगम में। ऐसे नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद, और ऐसे ही नगर पंचायतों में नगर पंचायत अध्यक्ष और पार्षद। पार्षदों को काउंसलर भी कहा जाता है। ओके, तो ये सारे हो गए यूएलबी के मेंबर, ये सारे यूएलबी के मेंबर हो गए। और ऐसे पीआरआईज में देखें तो जिला पंचायत में आते हैं, तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत सदस्य होते हैं। ऐसे जनपद पंचायत अध्यक्ष होता है और जनपद पंचायत सदस्य होते हैं। और इसी प्रकार ग्राम पंचायत का सरपंच होता है और बाकी के ग्राम पंचायत सदस्य या वार्ड मेंबर कहलाते हैं या पंच कहलाते हैं। ओके, तो ये सारे मिला दिए जाए तो ये दूसरा इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करते हैं। यानी ये सभी लोग मिलकर के ओके कुछ विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करेंगे। अब फिर वही प्रश्न उठता है, कितना? तो भाई ये विधानसभा के जो सदस्य थे ये प्रतिनिधि थे, तो ये भी तो प्रतिनिधि हैं, और इन प्रतिनिधियों को कम इज्जत दिया गया तो ये कहा जाएगा ना कि स्थानीय निकायों को कम रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो इनके बराबर ही इन्हें भी कर लेते हैं। तो कितना? 1/3। 1/3 एग्जाम्पल से देखें तो 60 सीट, 60 सीट्स जो हैं, रिमेनिंग 60 सीट्स भरी जाती हैं किससे? जो लोकल बॉडीज, यूएलबी नहीं, यूएलबी पीआरआई दोनों मिला के लोकल बॉडीज के मेंबर्स द्वारा 1/3 सीट्स ऑफ विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 सीटों पर चुनाव किया जाता है लोकल बॉडीज के सदस्यों या जनप्रतिनिधियों द्वारा। क्लियर है? अब 2/3 हो गए, 1/3 1/3, 2/3 हो गए, 60 हो गए, 60 हो गए, 60 120 हो गए, रिमेनिंग बचे 60। अब कुल 60 बचे हैं, तो हम 60 के जो 60 बचे हैं उस 60 के हम फिर 2 हिस्से करते हैं। ठीक है? ठीक, 60 बचा हमारा, 60 का हम 2 पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट में क्या हो जाएगा? 30 और 30, 30 और 30। तो पहले इस 30 को चुन लेते हैं। अब 30 क्या हुआ? 30 क्या हुआ? 30 का मतलब हुआ 1/6। ओके, 1/6 मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के 1/6 सदस्य आर इलेक्टेड बाय, सॉरी, आर नॉमिनेटेड बाय, नॉट इलेक्टेड बाय, आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ओके, यानी 30 सदस्यों का मनोनयन, निर्वाचन नहीं, 30 सदस्यों का मनोनयन नॉमिनेट करता है राज्यपाल उस राज्य का। हां, इसमें एक छोटी सी कंडीशन है, इसमें एक छोटी सी शर्त है कि राज्यपाल के पास ये आर्बिट्रेरी पावर यानी मनमानी शक्तियां नहीं हैं। यहां पर कुछ खास लोगों को ही उस राज्य के कुछ ख्याति प्राप्त, कुछ विशेष क्षेत्रों से, कुछ खास क्षेत्रों से चुने, खास क्षेत्रों में काम करने वाले बेहतरीन लोगों को ही
यहां सदस्य बनाया जाता है। वो कौन कौन से खास क्षेत्र हैं, यहां साइड में लिख देता हूं मैं। विज्ञान, यानी उस राज्य का कोई भी वैज्ञानिक हो, ओके, विज्ञान। कला, कलाकार हो, ओके। साहित्य, ओके, कोई स्कॉलर हो जिसने लिटरेचर के फील्ड में काफी काम किया हो, ओके। कला, विज्ञान, साहित्य। समाज सेवा, यानी कोई बंदा जो समाज सेवी हो, समाज की सेवा करता हो, समाज सेवा। और लास्ट ध्यान रखना है, ये 4 क्षेत्र हैं। यहां इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति भी पूरे देश से राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन करता है, ओके। राष्ट्रपति इन 4 क्षेत्रों से, इन 4 सेक्टर से राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। लेकिन राज्यपाल को एक 5वां सेक्टर भी दिया गया है, एंड दैट इज द सेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव, यानी सहकारिता। क्या? सहकारिता। तो एक बार फिर से 5 सेक्टर्स हैं, 5 क्षेत्र हैं जहां से राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? विज्ञान 1, कला 2, साहित्य 3, समाज सेवा 4, सहकारिता 5। ओके। सहकारिता यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट कोई चला रहा हो। कोऑपरेटिव मूवमेंट का मतलब होता है, समाज सेवा और सहकारिता में डिफरेंस है, ओके। समाज सेवा और 2 नाम मैं लूंगा, उन दोनों नामों से आप समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है। सोशल सर्विस यानी सोशल वर्कर, और जो कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाने वाला व्यक्ति होता है, उन दोनों के काम में, काम करने के तरीके में क्या अंतर होता है, ओके। तो एक नाम आपने सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी। सुना है सबने? कैलाश सत्यार्थी जी हैं। कैलाश सत्यार्थी जी, आप बता सकते हैं किस फील्ड में काम करते हैं? बचपन बचाओ। क्या? यानी बाल अधिकारों के लिए कैलाश सत्यार्थी जी काम करते हैं। हमारा पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट है विदिशा, विदिशा से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त समाज सेवी हैं कैलाश सत्यार्थी जी, ओके। क्लियर है? पक्का क्लियर है? इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है ना, ओके। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है कैलाश सत्यार्थी जी को। क्लियर है? काम क्या है? जो चिल्ड्रन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट नहीं, बच्चों के अधिकार। अब बच्चों के अधिकारों को क्या होता है साहब? बच्चों का सबसे बड़ा अधिकार है, जैसे हमारा अधिकार है ना हमारे घर पर, हमारा अधिकार हमारे कार पर है, हमारा अधिकार हमारे काम पर है, नहीं? वैसे ही बच्चों का अधिकार उनके बचपन पर है। यह फंडामेंटल राइट है बच्चों का कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, किसी भी बच्चे से उसका बचपन नहीं छीना जाना चाहिए। ठीक है? बचपन की क्या जरूरतें होती हैं बच्चा? बचपन की जरूरत होती है, बचपन की नीड होती है पढ़ना। हर बच्चे को पढ़ने का हक है, हर बच्चे को स्कूल जाने का हक है, हर बच्चे को स्कूल में अपना दोस्त बनाने का हक है, ओके। हर बच्चे को क्लास अटेंड करने का हक है, हर बच्चे को लिखने का हक है, ठीक। हर बच्चे को यह हक है कि वो अपने पीठ पर बैग लटका के सुबह सुबह गाना गाता हुआ स्कूल चले, हम चल दे, पैदल या साइकिल से, ठीक है? सबका हक है ये। दूसरा, बच्चे को खेलने का हक है, बच्चे को खेलने का भी हक है, नहीं कि नहीं? बचपन ही तो होता है खेलने के लिए। एक बार बचपन बीत जाए, जैसे आप लोगों का बीत चुका है तो कहां खेलने का मौका मिलता है? खेलते भी हैं आप तब भी प्रेशर में खेलते हैं, हाँ, संडे टू संडे, हाँ। खेलते समय घड़ी देखते रहते, हो गया टाइम,
अभी चलना है, बचपना है। बचपन में घंटों घंटों हम खेल सकते हैं, डॉल हाउस से खेल सकते हैं हम, ओके। हम गुड्डे गुड़िया का खेल खेल सकते हैं, हम रेत में बैठ करके, एक सैंडपिट में बैठ करके हम वहां पर रेत के साथ खेल सकते हैं। एक बहुत अलग ही दुनिया होती है ना बचपन की दुनिया, कि नहीं? मेरे ख्याल से आप सबने वो बचपन की दुनिया जी हुई है। तो भाई मेरे, सबका हक है, हर बच्चे का हक है, ये है कि नहीं? लेकिन बहुत सारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाता है, आपकी आंखों के सामने छीन लिया जाता है। आप देखते रहते हैं, इसी समाज में एक्टिव मेंबर के तौर पर आप देखते रहते हैं। कभी आप किसी चौराहे पर खड़े होते हैं, वहां पर कोई बच्चा आके भीख मांगता दिख जाता है आपको। कहीं किसी टी स्टॉल पर जाते हैं, वहां कोई बच्चा आपको टी सर्व कर रहा है, चाय सर्व कर रहा है। कहीं किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, वहां देखते हैं आप एक छोटा सा बच्चा, ओके, छोटा सा बच्चा, यानी स्कूल जाने की उम्र में बच्चा, 10-12 साल का बच्चा, वहां पर आपको जो ग्रोसरी आइटम्स लाके दौड़ के देता है। उसका मालिक कहता है ब्रेड दे दो, दौड़ के ब्रेड दे देता है, दही दे दो, दौड़ के दही दे देता है। ऐसे सभी बच्चों को हम छोटू छोटू कहते हैं, है ना? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे उनका बचपन छीना जा रहा है, और कैलाश सत्यार्थी जी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। क्या? कि बच्चों का बचपन उनसे ना छीना जाए, इसलिए लगे हुए हैं। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज सोशल सर्विस। इसको क्या कहते हैं? ये समाज सेवा है। क्या है ये? समझ में आई बात? व्हाट इज दिस? ये समाज सेवा कर रहे हैं वो। एक दूसरा नाम मैं लेता हूं। एक दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गुरुजी थे। नाम था क्या? नाम है अन्ना हजारे। थे इसलिए बोल रहा हूं, अब नहीं है वो गुरुजी। उन्होंने अपना मतलब अरविंद केजरीवाल से अपना रिश्ता कट कर दिया, बोल दिया मैं कहां का तू चेला, कहां का मैं गुरु। अन्ना हजारे जी कोई समाज सेवक नहीं है, गांधीवादी नेता हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर इनकी ख्याति है, इनकी पहचान है। 2013 में 2013 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया पूरे भारत में। उस आंदोलन का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ओके। और आंदोलन में क्या कहा इन्होंने लोगों से कि आप हमें कोऑपरेट करो, आप हमारा साथ दो इस आंदोलन में, आप हमारे साथ सड़क पर उतरो। कैलाश सत्यार्थी जी नहीं आपसे कोई ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, आप आओ अपन बोर्ड ऑफिस पर बैठते हैं, आप आओ शाम को हम कैंडल मार्च निकालते हैं। नहीं, कैलाश सत्यार्थी जी अपने और अपने एनजीओ के जरिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। भले ही उसमें आपका साथ हो तो ठीक, ना साथ हो तो ठीक, लेकिन अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन चलाया वो आंदोलन आपके सहयोग से चलाया। दिस इज कोऑपरेटिव। ये क्या है? ये सहकारिता है, ये सहकारी आंदोलन है। एक नाम और सुना होगा आपने, एक नाम सुना होगा मेघा पाटकर का। वो जो मूवमेंट चला रहे, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन इज नॉट अ सोशल सर्विस, इट इज अ कोऑपरेटिव मूवमेंट। क्या? ऐसे ही राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में एक व्यक्ति है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है उनको, नाम है राजेंद्र सिंह। उन्हें वाटरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटरमैन कहा जाता है। वो गांव गांव जाकर के लोगों को सिर्फ समझाते नहीं हैं, अवेयर बनाते हैं, लोगों का साथ लेते हैं, और वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संचय के लिए वो लोगों को एकजुट करते हैं। और हर गांव में वो क्या करते हैं? जल, बारिश का जल इकट्ठा हो पाए इसके लिए बड़े बड़े तालाब बनाते हैं। तो दिस इज द कोऑपरेटिव मूवमेंट, ये सहकारी आंदोलन है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव एंड सोशल सर्विस। सोशल सर्विस आप अपने एक संगठन जिसको हम एनजीओ कहते हैं, यानी नॉन गवर्नमेंट
ऑर्गेनाइजेशन के जरिए सोशल सर्विस की जाती है, और कोऑपरेटिव मूवमेंट किसी संगठन के जरिए नहीं की जाती। कोऑपरेटिव मूवमेंट मास मूवमेंट होता है, जन आंदोलन होता है, जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ करके और आंदोलन चलाया जाता है। जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता पखवाड़ा का आंदोलन चलाया है। ओके, स्वच्छता पखवाड़ा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2024, 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल कंप्लीट हुए। जानते हैं आप लोग, 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हुए, और 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामना दिया। तो इसलिए हमारे संविधान ने जगह दी क्या? सहकारिता को। ध्यान रखना, विधान परिषद में सहकारिता के लिए जगह है, राज्यसभा में सहकारिता के लिए जगह नहीं है। जबकि राज्य में जो स्थिति विधान परिषद की है वही स्थिति राज्य सभा की है। तो चलिए, ये हो गया कितना? गवर्नर द्वारा नॉमिनेट कितने हो गए? गवर्नर द्वारा नॉमिनेट हो गए 1/6। एक बार रिपीट कर ले, हम एक बार दोहरा लें क्या? 1/3 बाय MLAs, 1/3 बाय लोकल बॉडीज, 1/6 बाय गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। अब बचे 1/6। अब 1/6 मतलब अपने एग्जाम्पल में देखें तो 30। अब ये जो 30 बचे हैं, इस 30 के 2 हिस्से कर दो, 15 और 15। ठीक, वैसे रेशियो में बोला जाएगा 1/12 और 1/12। ओके, तो 1/12 विल बी इलेक्टेड, 1/12 मेंबर, 1/12 सदस्य विधान परिषद के निर्वाचित किए जाएंगे, विल बी इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ दैट स्टेट। उस राज्य के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनका इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा। ओके ओके, और 1/12 जो बाकी के बचे, लास्ट 1/12 would be elected by the teachers। विधान परिषद की संरचना में इलेक्टोरल कॉलेज होंगे कुल कितने? 1 2 3 4 5। पांचों में क्या क्या रेशियो होगा? 1/3 बाय MLA, 1/3 बाय लोकल बॉडीज, 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, 1/12 बाय ग्रेजुएट्स, 1/12 बाय टीचर्स। ओके, अब विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी हो गया, विधान परिषद का गठन भी हो गया। अब विधान परिषद के कार्यकाल की बात कर लेते हैं। विधान परिषद के कार्यकाल की बात कर लेते हैं तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होगा, राज्यसभा की तरह, राज्य सभा की तरह विधान परिषद उस राज्य का स्थायी सदन होता है। ओके, तो विधान परिषद स्थायी का होने का मतलब इट इज अ परमानेंट हाउस। इसका मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक निरंतर कॉन्टिन्यूअस चलते रहने वाला सदन है, परमानेंट हाउस है। हां, इसके सदस्य जरूर रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ओके, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल हो सकता है, विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता। तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और हर 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। हर 2 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर क्या 1/3 मेंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू मेंबर्स। 1/3 सदस्य नए सदस्यों द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं। ओके, 1/3 सदस्य नए सदस्यों द्वारा, यानी हर 2 वर्ष पर विधान परिषद के लिए चुनाव या इलेक्शन होता है। ओके, हाँ जी। अब नेक्स्ट बात आती है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए।
विधान परिषद का सदस्य बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो पहली योग्यता तो जैसा सब जगह है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यहां भी मैं एक बार आपको रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा इस बात को। नागरिक होने से मतलब नागरिक होने से है। बाय बर्थ सिटीजनशिप का हमारे यहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, कैसी भी सिटीजनशिप हो आपके पास, मतलब नागरिक है। यह जरूरी नहीं भारत में जन्मा नागरिक हो। ओके, और नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी शर्त है 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की 30 वर्ष की आयु पूर्ण होगी वही विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं। ओके, और तीसरी, जो भी व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य का चुनाव लड़ रहा हो वो कोई लाभ का पद ना धारण किए हुए हो, या वो विधानसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है? मतलब और किसी भी निर्वाचित निकाय का सदस्य नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट, किसी भी न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होना चाहिए, यानी दोष सिद्ध अपराधी वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, तब वो विधान परिषद का चुनाव लड़ सकता है। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद आती है विधान परिषद की शक्तियां, कि विधान परिषद क्या कर सकती है। अगर हम धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक में विधान परिषद की पावर्स बिल्कुल वैसी ही है जैसे राज्यसभा की है। ठीक? ओके, द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में यदि कोई धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, यानी पहली बात तो हो गई कि धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। और अगर कोई विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया जाता है तो इसके बाद उसे विधान परिषद के पास भेजा जाता है और विधान परिषद उस विधेयक को केवल 14 डेज तक होल्ड रख सकता है, यानी 14 दिन तक अपने पास उस बिल को रख सकता है। और 14 दिन के भीतर अगर विधान परिषद उस विधेयक को पारित नहीं करता तो यह मान लिया जाता है कि विधान परिषद द्वारा वह विधेयक पारित कर दिया गया। 14 दिन से पहले भी धन विधेयक में किसी भी प्रकार का संशोधन करने की पावर विधान परिषद को नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि 14 दिन से पहले उसने पारित तो कर दिया लेकिन संशोधन के साथ, तो यानी विधान परिषद धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती। हां, इतना अवश्य कर सकती है कि वह संशोधन करने के लिए विधानसभा से रिकमेंडेशन कर सकती है, सिफारिश कर सकती है, निवेदन कर सकती है कि आप धन विधेयक में यह प्राविधान परिवर्तित कर दें तो बेहतर रहेगा। धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो बाकी विधेयकों के मामलों में, अगर हम धन विधेयक को छोड़ दें तो बाकी जो विधेयक होते हैं, बाकी विधेयकों के मामलों में भी विधानसभा ताकतवर होती है। ओके, विधानसभा क्या होती है? ताकतवर होती है। ओके, कोई भी विधेयक जो राज्य विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया, विधान परिषद उसे अधिकतम 4 माह तक होल्ड कर सकती है, अधिकतम 4 माह तक उसे अपने पास रख सकती है। 4 माह तक कैसे? पहली बार 3 महीने, यानी 3 महीने तक उसे अपने पास रखना। 3 महीने का उसके पास एक टाइम लिमिट होता है कि 3 महीने तक उसे अपने पास वो रख सकती है। अगर 3 महीने के भीतर उसने उस विधेयक पर अपने रिकमेंडेशन के साथ विधानसभा को वापस नहीं किया, ओके, तो ये मान लिया जाएगा विधेयक पारित हो गया। लेकिन अगर रिकमेंडेशन के साथ सामान्य विधेयक 3 महीने के भीतर विधान परिषद ने पास कर दिया, ओके, तो विधानसभा में आएगा और फिर विधानसभा अगर उसको संशोधन करती या नहीं करती है तो फिर से एक बार वो विधान परिषद के पास जाएगा। बात समझना ध्यान से, क्या समझना आपको कि विधेयक, कोई भी विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधान सभा में, विधानसभा से पास हो गया विधेयक, बिल विधानसभा से पास हो गया
तो जाएगा विधान परिषद में। विधान परिषद के पास 3 मंथ्स हैं। विधान परिषद के पास 3 महीने का समय है। 3 महीने के भीतर अगर इसने उसमें संशोधन की कोई सिफारिश के साथ उसे विधानसभा को वापस कर दिया, तो विधानसभा संशोधन करके या बिना संशोधन किए उसे फिर से विधान परिषद को भेजेगी। अब जब दोबारा भेजेगी तब विधान परिषद उसे 1 माह तक अपने पास होल्ड कर सकती है। 1 माह के भीतर अगर उसने उसको पारित नहीं कर दिया तो पारित समझा मान लिया जाएगा। ओके, और अगर 1 माह के भीतर उसने कुछ रिकमेंडेशन के साथ पास कर दिया तो फिर वो विधानसभा के पास आएगा। अब विधानसभा की मर्जी, वो उन रिकमेंडेशंस को माने, एक्सेप्ट करे या ना करे, जैसी भी स्थिति बनती है। यहां से सुधार या बिना सुधार, संशोधन या बिना संशोधन के साथ वो गवर्नर के पास चला जाएगा, और गवर्नर के पास चला जाएगा, गवर्नर उस पर हस्ताक्षर कर देगा। गवर्नर के हस्ताक्षर करने के साथ ही वो विधेयक यानी बिल एक्ट बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जहां द्विसदनीय विधायिका है जिन राज्यों में, उन राज्यों में भी विधान परिषद के पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। दिक्कत क्या है विधान परिषद में? विधान परिषद में जो सबसे बड़ी दिक्कत है व्यावहारिक, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण किया जाता है तो राज्य के राजकोष पर अतिरिक्त विधायकों का खर्चा बढ़ जाता है। ओके, मतलब आप देखो उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपने क्या देखा, 403 एमएलएज हैं। तो आप कभी ये मत सोचना कि 403 विधायकों का लोड उत्तर प्रदेश उठा रहा है। 403 प्लस 100 यानी 503 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में। उनकी सैलरी, उनके वेतन, उनके भत्ते, उनके प्रिविलेजेस सब सेम हैं। अब हम आते हैं विधान परिषद के बाद नेक्स्ट विधानसभा पर। विधानसभा की स्थिति वही है। ओके, राज्य में विधानसभा की वही स्थिति है जो केंद्र में लोकसभा की है, और राज्य में विधान परिषद की वही स्थिति है जो केंद्र में राज्यसभा की है। ओके, और राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली एक पॉपुलर हाउस है, लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन का मतलब होता है कि लोकसभा की भांति विधानसभा के सदस्यों का चुनाव भी जनता द्वारा डायरेक्ट, प्रत्यक्ष किया जाता है, यानी डायरेक्ट वोटिंग होती है। ओके, फर्स्ट पास्ट एंड द पोस्ट सिस्टम से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बार बार बच्चे गलती करते हैं, कि ध्यान नहीं रहता है बच्चों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 हो सकती है। ओके, किसी भी विधानसभा में भारत की संवैधानिक बाध्यता है, यानी कोई भी राज्य बनेगा, कोई भी प्रांत बनेगा तो किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा सीट नहीं हो सकती, और है भी नहीं। आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां अधिकतम सीटों की संख्या 403 है। ठीक, न्यूनतम पर बात कर लेते हैं। हमारा संविधान यह भी कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 168 यह भी कहता है कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्य इसका अपवाद हैं। ये भी राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। राज्यों में है गोवा, ओके, गोवा। इसके बाद मिजोरम, गोवा मिजोरम में 40-40। इसके बाद पौंडीचेरी में 33। पौंडीचेरी संघ शासित क्षेत्र है, यहां 33। और सिक्किम सबसे छोटा स्टेट है, पॉपुलेशन वाइज हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है। वहां केवल 32 विधानसभा सदस्यों वाली, यानी 32 सदस्यों वाली विधानसभा कार्य कर रही है। ओके, तो ये 4 राज्य, गोवा, मिजोरम, पौंडीचेरी और सिक्किम, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। गोवा,
मिजोरम, पौंडीचेरी और सिक्किम। ध्यान रखना आपको, एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं आपको। देखें, जब भी हम पब्लिक लाइफ में आते हैं तो हमें दो तरह के ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं, दो तरह के संगठन देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? प्राइवेट कोई फर्म है, कोई फैक्ट्री है, ओके, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और एक होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैक्ट्री का, कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो जीएम होता है, जनरल मैनेजर कहते हैं उसको, ओके, महाप्रबंधक हिंदी में कहा जाता है, जीएम, जनरल मैनेजर। और सरकार में किसी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको पीएस कहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहते हैं। ठीक? और ये दोनों मिला दो तो हो जाता है जीएम पीएस। क्या? जी फॉर गोवा, एम फॉर मिजोरम, पी फॉर पौंडीचेरी, एस फॉर सिक्किम। ओके, तो इस तरह से जीएमपीएस के जरिए आप 4 स्टेट याद रखेंगे। जी फॉर गोवा, एम फॉर मिजोरम 40-40, ओके, 33, पी फॉर पौंडीचेरी 33 और एक कम 32, 40-40, 33-32। विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित होती हैं। एक आर्टिकल है आर्टिकल 332, क्या? अनुच्छेद 332। आर्टिकल 332 के जरिए, अनुच्छेद 332 के जरिए, यानी इस अनुच्छेद के माध्यम से विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। आर्टिकल 334 से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक प्रतिनिधि के मनोनयन का प्रोविजन राज्यपाल द्वारा किया गया है कि ओके, यह आरक्षण नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, यह मनोनयन है, नॉमिनेशन है, यह रिजर्वेशन है। मतलब इसमें कहा गया, 332 में कहा गया है कि राज्य की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटें, कुछ सीटें सब विधानसभा में आरक्षित रखी जाएंगी। ये 332 यानी आर्टिकल 332 में है। और 334 में क्या कहा गया है? 334 में कहा गया है कि कुछ राज्यों में, कुछ राज्य, सभी राज्यों के लिए नहीं है, केवल 28 में से 14 राज्यों में प्रोविजन था, क्या? कि एक व्यक्ति, एंग्लो इंडियन व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ओके, 28 में केवल 14 राज्यों में था। लेकिन वर्ष 2000 में, सन 2020 में 21 जनवरी 2020 को, ओके, 104वें संविधान संशोधन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए यह प्रोविजन अब समाप्त कर दिया गया। अब विधानसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं होती है। ओके, तो जो नॉमिनेटेड सीट थी, नॉमिनेटेड सीट खत्म कर दी गई है। ओके, नॉमिनेटेड सीट खत्म कर दी गई है। और बाकी की बातें, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता क्या है, ये सेम अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए विधान परिषद की ही भांति विधानसभा सदस्य को भी विधानसभा सदस्य के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। 30 वर्ष की जगह 25 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। और एक और खास बात है, ये खास बात, ये इंपॉर्टेंट बात है कि वह उस राज्य जिसकी विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हो कि मतदाता सूची में नामांकित होना चाहिए। ओके, यानी कोई भी व्यक्ति जो उस राज्य के किसी विधानसभा में मतदाता सूची में एज अ वोटर दर्ज नहीं है, वो उस राज्य से चुनाव, उस राज्य की किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ सकता। मैं भले ही मेरी पैदाइश यूपी से है, हुजूर विधानसभा से मतदाता हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे
चुनाव भी हुजूर विधानसभा से ही लड़ना अनिवार्य है। हुजूर के अलावा मैं किसी भी विधानसभा से, मतलब हुजूर के साथ साथ मध्य प्रदेश की किसी भी विधानसभा से मैं टिकट मिल जाए तो लड़ लूंगा। टिकट भी मिले साथ में, देखो भाई ऐसे टिकट भी मिले तब भी नहीं लड़ूंगा मैं, जब तक पैसा ना मिले, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है। ओके, समझे? तो ओके, और बाकी की शर्त वही है कि वह एक साथ संसद या विधान परिषद या राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। ओके, विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन 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 किसी भी समय राज्यपाल सरकार यानी जो उस राज्य की मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ध्यान रखना है आपको, जब भी आप विधानसभा का कार्यकाल पूछा जाए या लिखोगे, यहां बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग ये गलती ना करें। मान लीजिए पूछ लिया विधानसभा का कार्यकाल, तो बस हम सिर्फ इतना लिख देते 5 वर्ष, नहीं, पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हो आप। कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि ये लिखना पड़ेगा आपको कि सामान्यतः विधान सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ओके, लेकिन कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि यदि मंत्रिपरिषद सलाह दे दे राज्यपाल को, तो राज्यपाल किसी भी समय विधानसभा को भंग कर सकता है। अब मान लो मंत्रिपरिषद सलाह नहीं दे रही है, तो राज्यपाल के पास फिर पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर राज्यपाल चाह ही ले कि विधानसभा भंग करनी है, ओके, तो इस कान से नहीं, इधर से नहीं, तो इधर से कान पकड़ के और विधानसभा भंग कर देगा। तो उसके पास, राज्यपाल के पास विधानसभा भंग करने का दूसरा रास्ता क्या है कि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे सकता है और रिपोर्ट में लिख सकता है किस राज्य में शासन संविधान के प्राविधानों के अनुसार काम नहीं कर रहा है, यानी इस राज्य में जो प्रशासनिक मशीनरी है दैट इज नॉट रनिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो हम रिकमेंड करते हैं कि यहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ओके, तो दूसरी शर्त हो गई क्या? पहली शर्त हो गई कि मंत्रिपरिषद चाहे तो राज्यपाल को सिफारिश करके विधानसभा भंग करवा सकती है। दूसरा तरीका हो गया कि राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। ओके, क्लियर है? तो ये तो हुई बात 5 साल विधानसभा ना चलने की। और कई बार ऐसा भी हो सकता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा हो जाए। हाँ, तो जब राज्य में, किसी भी राज्य में अगर नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा चालू हो, लागू हो, राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ओके, ऐसी स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है कि किसी भी समय अगर इमरजेंसी हटा दी गई, ठीक, मतलब ये तो कहा गया है कि अगर इमरजेंसी लागू हो तो आप ये पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, 5 की जगह 6 वर्ष हो गया। लेकिन सपोज कर लो आज इमरजेंसी लगी हो, 1 महीने बाद इमरजेंसी हट गई, तो जिस दिन इमरजेंसी हट गई उसके 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना होगा। यानी राष्ट्रीय आपात हटने के बाद किसी भी स्थिति में विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ओके, और अगर ना हटे, नेशनल इमरजेंसी ना हटे, तो 5 की जगह 6 वर्ष बढ़ा जाएगा। ओके, तो यह हो गया विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा की विशेष शक्तियां, इन शक्तियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। कुछ बातें और हैं खास कि राज्य में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव
विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता, केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। ओके। दूसरी बात, यदि बहुमत से नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित हो जाता है तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी यहां सरकार को हटाने में, सरकार को गिराने में, सरकार बनाने में विधानसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार, कोई भी सरकार राज्य की, वो विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ओके। व्यक्तिगत रूप से मंत्री, एक एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन पूरी सरकार सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी विधानसभा के प्रति होती है। ओके। धन विधेयक केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये बता चुका हूं आपको। और सामान्य विधेयक भी केवल विधानसभा में। यहां राज्यसभा से डिफरेंट स्थिति है। ओके। संसद में सामान्य विधेयक राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन राज्यों में ऐसा नहीं है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की विधानसभा की, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का एक इतिहास है। ओके। मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक। जैसे जैसे मध्य प्रदेश राज्य विकसित हुआ, उसी प्रकार मध्य प्रदेश विधान सभा का भी विकास होता चला गया। ठीक। तो इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि अपन एक क्लास में उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ इतनी बात आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास जो है 4 विधानसभाओं के इतिहास का सम्मिलित इतिहास है। उन 4 विधानसभा के इतिहास में एक मध्य प्रांत का इतिहास, एक सेंट्रल प्रोविंस और बरार के विधानसभा का इतिहास, एक विंध्य प्रदेश की विधानसभा का इतिहास और एक भोपाल विधानसभा का इतिहास। ये चारों विधानसभाएं अलग अलग समय में गठित हुई। इन चारों विधानसभाओं का स्ट्रक्चर अलग अलग था। तो थोड़ा सा पहले अपन नेक्स्ट क्लास में इन विधानसभाओं के हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि विंध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, भोपाल का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, और मध्य प्रांत का पहला मुख्यमंत्री कौन बना, और सेंट्रल प्रोविंस और बरार, सीपीएन बरार की हिस्ट्री क्या रही। ओके। ठीक है। तो कल अपन नेक्स्ट इसके आगे के सेशन के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक रिक्वेस्ट, एक निवेदन और है क्या कि आप सब लोग वीडियो देख तो लेते हैं, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूल जाते हैं, जो कि महापाप है। नहीं, महापाप है कि नहीं? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को आभार व्यक्त करने में पीछे नहीं रहना चाहिए। तो अगर आप वीडियो से कुछ प्राप्त कर रहे हैं तो सिर्फ लाइक ही तो करना होता है। अब ऐसे देखा है मैंने, मतलब अपने बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है नहीं अभी, ज्यादा से ज्यादा 200-250 लोग देखते हैं वीडियो, क्योंकि काम की चीज वैसे भी कम लोग देखते हैं। नहीं, अब 200-250 लोगों में भी लाइक 3-4 करते हैं। तो मुझे लगता है इतना तो खराब वीडियो नहीं है। ये दावे के साथ मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं भी देखता हूं वीडियो, बहुत सारे बहुत खराब है ना। तो इसलिए सभी व्यूअर्स से क्या है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप वीडियोस को प्यार से देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसे शेयर करें, कमेंट करें। और कमेंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि आप को कहाँ, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम आई, क्लास कैसी रही, सेशन कैसा रहा। उसके अकॉर्डिंग हम लगातार कोशिश करेंगे सेशन को और इम्प्रूव करने की। जय हिंद, जय भारत।